आज हम लोगों को ISC 12 के छात्रों के लिए केमिस्ट्री के ठोस अवस्था चैप्टर में दूसरे टॉपिक को पढ़ना था और वह था पहला, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। फिर इस छोटे से इम्पोर्टेंट प्रश्न के बाद आगे पढ़ना है बंधनों की प्रकृति के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम आते हैं अपने विषय वस्तु पर। हमारा आज का हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए पहला प्रश्न है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। हम कॉपी के पेज को दो पार्ट कर देंगे, बीच में एक सेपरेशन लाइन खींच देंगे, एक तरफ क्रिस्टलीय ठोस लिखेंगे, एक तरफ अक्रिस्टलीय ठोस लिखेंगे। क्रिस्टलीय ठोस में पहला लिखेंगे, क्रिस्टलीय ठोस के अवयव निश्चित ज्यामितीय आकृति में जुटे होते हैं। दूसरा लिखेंगे, यह लघु परास में जुटा होता है। तीसरा लिखेंगे, इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। चौथा लिखेंगे, इसे निश्चित आकार के छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है। और पांचवा होगा, यह विषम दैशिक होता है। अब अक्रिस्टलीय ठोस के कॉलम में लिखना है पहला, अक्रिस्टलीय ठोस के अवयव निश्चित ज्यामितीय आकृति में जुटे नहीं होते। यह दीर्घ परास में जुटा होता है। इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। इसे निश्चित आकार के छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। और यह आइसोट्रोपिक होता है, समदैशिक होता है। यह था क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। अब जो हमें पढ़ना है वह है ठोस के कणों के बीच उपस्थित बंधनों अर्थात रासायनिक बंधनों की प्रकृति के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। इस प्रश्न का जवाब अगर एक वाक्य में देना हो तो हम कह सकते हैं, ठोस के कणों के बीच उपस्थित बंधनों की प्रकृति के आधार पर ठोस चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है वैद्युत संयोजक या आयनिक ठोस, दूसरा होता है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, तीसरा होता है धात्विक ठोस और चौथा होता है आणविक ठोस। ये जवाब यहीं खत्म है। लेकिन इन डिटेल समझने के लिए बातें यहाँ आई हुई है, रासायनिक बंधन की प्रकृति के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, और वह भी रासायनिक बंधन ठोस बनाने वाले अवयवी कणों के बीच जो उपस्थित रहेगा उसकी प्रकृति के आधार पर ठोसों का प्रकार बताना है। तो हमें सबसे पहले अच्छी तरह समझना चाहिए ठोस नहीं बल्कि रासायनिक बंधन क्या होता है। आप मुकेश खन्ना के बंधन फिल्म को देखे होंगे या गूगल से सर्च करके देख सकते हैं। उसमें कहानी का सार कुछ ऐसा था कि एक छोटे बिरादरी का युवक उच्च बिरादरी की लड़की से मोहब्बत करता है और इसके लिए उसके शरीर की चमड़ी को उधेड़ दी जाती है, लेकिन वह मोहब्बत बरकरार रहता है। और ये प्रताड़ना, चमड़ी का उधेड़ना उस बंधन का परिणाम है। इसी तरह यदि हम आप में से कोई जीवन बीमा निगम की पॉलिसी LIC कराए होंगे तो आपको एक बॉन्ड पेपर आया होगा। उस बॉन्ड पेपर में लिखा रहता है आपके पॉलिसी का रेट क्या है, कब पूरा होगा और पूरा होने के बाद आपको कितनी राशि मिलेगी। जब मैच्योरिटी पूरी होती है आप उस बॉन्ड को लेके जाइएगा, आपका जो अमाउंट मिलने वाला है वो मिल जाता है।
ये LIC का है। आपके गांव घर में किसी सामाजिक प्राणी के बीच झंझट बखेरा होता है, गांव के लोग मुखिया सरपंच पंचायत करते हैं। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू मोनू जी। वाह क्या बात है मिथुन पटेल जी, अपने दोस्तों की टीम में जो आपके कांटेक्ट में है शेयर कर दें, चूंकि और लोगों को इसका लाभ मिल जाए। थैंक यू सुमित जी। तो ये LIC के बॉन्ड की बात है। गांव घर में झंझट होता है, वहाँ भी हम लोग एक पेपर बनाते हैं जिसपे शर्तनामा लिखा रहता है कि नहीं मानने पर ये किया जाता है। थैंक यू सुमित जी। ये भी बंधन है। कोई आदमी कोई संपत्ति जमीन या जायदाद खरीदता है तो वहाँ भी बॉन्ड बनाया जाता है, यह भी बंधन है। लेकिन ये बंधन सामाजिक बंधन है, व्यवहारिक बंधन है। हमें रासायनिक बंधन पढ़ना है, और रासायनिक बंधन रसायन शास्त्र के तत्व या यौगिकों के बीच उपस्थित परमाणुओं के बीच होने वाले बंधन से मतलब रखता है। आप बुनिया और लड्डू दोनों देखें, बुनिया से ही लड्डू बनता है, और उस बुनिया को चीनी के चाशनी में मिलाकर जब हाथ से बल दबाया जाता है तो लड्डू का रूप बन जाता है, और उसका भाव बढ़ जाता है, उसका महत्व बढ़ जाता है। यहाँ भी बंधन है। और इस तरह हमें जिस किसी भी उपयोगी वस्तु की आवश्यकता होती है, यदि वह रासायनिक है तो वहाँ एक बंधन होगा, जिस बंधन का नाम रासायनिक बंधन होता है। जैसे हमको पानी चाहिए, आपको पता है कि पानी का फार्मूला H2O होता है। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु रहते हैं। यह एक दूसरे से जिस बल के कारण जिस बंधन से बंधा हुआ है उसे रासायनिक बंधन कहा जाता है। अब यदि हमको इतना जानना हो कि रासायनिक बंधन क्या है, हम कह सकते हैं किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं को एक साथ बंधे रखने के लिए। थैंक यू सुमित जी, बहुत अच्छा कमेंट आपका आ रहा है। किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं को एक साथ बंधे रखने के लिए आवश्यक बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। यह अणु तत्व का भी हो सकता है और यौगिक का भी हो सकता है। तत्व के अणु में जैसे हमें प्राणवायु ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, फार्मूला O2 होता है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु को एक साथ बांधना है, इसके लिए भी रासायनिक बंधन कारगर है, और तभी हमको प्राणवायु ऑक्सीजन मिल रहा है, नहीं तो हमारा स्विच तुरंत ऑफ हो जाएगा। जल ही जीवन है, पीने के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए, ये भोजन बनाने के लिए पानी चाहिए, खेत में सिंचाई के लिए पानी चाहिए। वह पानी भी रासायनिक बंधन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच मौजूद है, तभी पानी उपलब्ध है। यदि बंधन नहीं होता, रासायनिक बंधन नहीं हुआ होता, तो हमारे जीवन की आवश्यकता की जो भी चीजें हैं, चीनी, दाल, सूजी, मैदा, पानी, हवा, कुछ भी मिलने वाला नहीं था। इस रासायनिक बंधन का आज के डेट में यही महत्व है। इसके बिना हमारी आवश्यकता की कोई भी चीजें नहीं मिल सकती। आप दुकान में जाते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, आपके शर्ट के लिए 220 या 250 जितना मीटर के कपड़े की आवश्यकता होती है, आप लेते हैं। कपड़ा लेके टेलर मास्टर के यहाँ जाते हैं, वह कैंची से कपड़े को आपके हाथ, पैकेट, कमर इत्यादि के लंबाई चौड़ाई को मेजर कर टुकड़े टुकड़े में बांट देता है, और फिर उस टुकड़े को सिलाई मशीन पर धागे और सुई से पिरोकर बिल्कुल फिट सूटेबल शर्ट तैयार कर देता है। यहाँ भी ये धागा उस कपड़े के टुकड़े को बांधने का काम करता है, तभी आपको सूटेबल शर्ट मिल सकता है और आप लाजवाब लग सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं एक विमल कंपनी का 10,000 रुपये मीटर का कपड़ा आप ले लें और बगैर सिलाए शरीर पर वो लें तो आपको अच्छा लगने लगेगा, लोग अच्छा कहेगा। ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब मेरा सिर्फ यही है कि बगैर रासायनिक बंधन का दुनिया का कोई भी आवश्यक चीज़ जो हमारे ज़रूरी का है वह उपलब्ध नहीं हो सकता है, वह प्राप्त नहीं हो सकता है। ये रासायनिक बंधन का महत्व है।
अब आते हैं हम अपने विषय पर कि रासायनिक बंधन क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। ये तो उसकी भूमिका थी, समझने का तौर तरीका था जहां से आप बंधन को समझ सकते हैं। ये था रासायनिक बंधन क्या है और कितने प्रकार का होता है। इस प्रश्न का जवाब होगा किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं को एक साथ बंधे रखने के लिए आवश्यक बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। वैद्युत संयोजक बंधन, जिसे आयनिक बंधन भी कहा जाता है। दूसरा होता है सहसंयोजक बंधन और तीसरा होता है उपसहसंयोजक बंधन। अब बात आएगा कि वैद्युत संयोजक बंधन किसको कहते हैं। परिभाषा होती है संयोजी इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः स्थानांतरण से बने बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। और हमें पता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण का मतलब आयन का बन जाना है। जहां भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा वहां आयनों का निर्माण होगा। अतः आयनों से बने बंधन को भी आयनिक बंधन कहते हैं। इस वैद्युत संयोजक बंधन का नाम आयनिक बंधन इसीलिए होता है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन का पूर्णतः विस्थापन होता है। या तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हटता है या संयोजी इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। दोनों केस में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और ऐसे सिचुएशन में आयनों का निर्माण होता है। यदि परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धन आयन बनाता है, और यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन का कोई परमाणु ग्रहण कर लेता है तो ऋण आयन का निर्माण होता है। इस तरह धन आयन और ऋण आयन दोनों विपरीत आवेश के होते हैं, उनके बीच आकर्षण होता है और इसी आकर्षण से बंधन का निर्माण होता है। इस बंधन से जिस यौगिक का निर्माण होगा उसको वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। जैसे नमक MgCl2, CaO, ये सारे उदाहरण ऐसे हैं जो धातु और अधातु का बना होगा उसके अंदर वैद्युत संयोजक बंधन ही रहता है, जिसे आयनिक बंधन भी कहा जाता है। इसे आप फिर से समझ जाइए। जिस रासायनिक बंधन का निर्माण संयोजी इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः विस्थापन से होता है उसे वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। यहाँ एक नया शब्द आया हुआ है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। हम लोग 11 के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़े हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसके लिए बोरबरी स्कीम और अफवाह प्रिंसिपल होल्स रूल से भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने पढ़ा है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कोर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और रासायनिक बंधन के बनने में संयोजी इलेक्ट्रॉन, गुड मॉर्निंग विपुल सर, रासायनिक बंधन के बनने में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 8 तक होती है। कोर इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर शेष कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो रासायनिक बंधन के बनने में भाग नहीं लेता है। ये था रासायनिक बंधन का पहला प्रकार, वैद्युत संयोजक बंधन। जिस रासायनिक बंधन का निर्माण संयोजी इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः विस्थापन से होता है उसे वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। इसे आयनिक बंधन भी कहा जाता है, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन के विस्थापन से आयनों का निर्माण होता है। अब जो दूसरा प्रकार है वह है सहसंयोजक बंधन। जिस रासायनिक बंधन का निर्माण संयोजी इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से होता है उसको सहसंयोजक बंधन कहते हैं। सहसंयोजक बंधन वैद्युत संयोजक बंधन से कमजोर होता है, इसीलिए सहसंयोजक बंधन से बने हुए यौगिक जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं उसका द्रव्यनांक और क्वथनांक वैद्युत संयोजक यौगिक से कम होता है। अब है तीसरे प्रकार का रासायनिक बंधन, जिसका नाम है उपसहसंयोजक बंधन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, जिसकी परिभाषा होती है इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी के साझेदारी से बने रासायनिक बंधन को उपसहसंयोजक बंधन कहते हैं। इसे किरण आरेख यानी मैथ के रे एरोहेडेड लाइन सेगमेंट से सूचित किया जाता है। रासायनिक बंधन बनने के लिए 4 काम परमाणुओं के बीच होता है। एक, आप फिर से क्वेश्चन को पहले कंप्लीट कर लीजिए। हमारा प्रश्न था रासायनिक बंधन क्या है और कितने प्रकार का होता है, जिसमें रासायनिक बंधन की परिभाषा हुई किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं को एक साथ बंधे रखने के लिए आवश्यक बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। पहला वैद्युत संयोजक बंधन,
दूसरा सहसंयोजक बंधन और तीसरा उपसहसंयोजक बंधन। वैद्युत संयोजक बंधन की परिभाषा होती है संयोजी इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः स्थानांतरण से बने बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं, जिसे आयनिक बंधन भी कहा जाता है। दूसरा है सहसंयोजक बंधन, संयोजी इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बने बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तीसरा है उपसहसंयोजक बंधन, जिस रासायनिक बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी के साझेदारी से होता है उसे उपसहसंयोजक बंधन कहते हैं। यहाँ एक नया शब्द आया हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी। जोड़ी में न जोड़ा, पेयर दो होगा, और परिभाषा होती है इलेक्ट्रॉनों का ऐसा जोड़ा, संयोजी इलेक्ट्रॉनों का ऐसा जोड़ा जो रासायनिक बंधन के बनने में भाग नहीं लेता है, इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी कहलाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यदि इसके ही शेयरिंग से रासायनिक बंधन बनता हो तो उसको उपसहसंयोजक बंधन कहा जाता है। अब मैं आपको बताना चाह रहा था कि रासायनिक बंधन आखिर होता क्यों। हम जिस समाज में, जिस परिवेश में रहते हैं, आप देखते होंगे कि सुबह हमारे पड़ोस में जिस पेशा के लोग हैं, खैर नोगचिया में तो अभी कर्फ्यू लगा हुआ है, यहाँ लोग नहीं निकल रहे हैं, लेकिन कर्फ्यू के पहले या बाद भी हम देखेंगे कि हमारे आसपास जिस किसी भी पेशा के लोग हैं, वे सुबह होते ही अपने काम पर खुद निकल जाते हैं। कोई चौकीदार उनको भेजने के लिए नहीं आता है, और उन सब का उद्देश्य एकमात्र होता है अपने पड़ोस के लेवल में आना। अपने पड़ोस की संपत्ति से वो कंपैरिजन करता है और दिन रात मेहनत इसीलिए करता है कि वह उसके लेवल में आ जाए। पड़ोसी को मोटरसाइकिल है तो जो बगल का दूसरा व्यक्ति है जिसको मोटरसाइकिल नहीं है, वह दिन रात इसलिए कमाता है कि उसको भी मोटरसाइकिल हो जाए, और इस होड़ में वह जीतोड़ मेहनत चाहता है कि 24 घंटे को हम 28 घंटा कर लें, कितना अधिक काम कर लें, कितना अधिक कमा लें, इसमें लगा रहता है। यही दुनिया के 118 तत्वों में से 6 को छोड़कर, जो अक्रिय गैस 6 हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, इसको छोड़कर जो 112 तत्व हैं, उस सब के परमाणु का एकमात्र उद्देश्य होता है कि हमारे अंतिम कक्षा में निकटतम यानी पड़ोसी अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाए, अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाए, अर्थात उसकी बाह्यतम कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, हाइड्रोजन को छोड़कर। सिर्फ हाइड्रोजन दुनिया में अकेले ऐसा तत्व है जिसको 2 ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके सबसे नजदीक में जो अक्रिय गैस है वह है हीलियम, और उसकी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। इसलिए हाइड्रोजन को छोड़कर शेष 111 तत्व के परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। इसी 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, इसी अस्थायित्व को अचीव करने के लिए, या तो वह अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, या ग्रहण करता है, या साझेदारी कर लेता है। इस 3 से भी 8 नहीं हो पाता है तो इलेक्ट्रॉनों के निर्जन जोड़ी का साझेदारी करता है। ये था रासायनिक बंधन के बनने का क्या कारण है, क्यों रासायनिक बंधन होता है, और रिजल्ट क्या था कि बगैर रासायनिक बंधन के हमारे आवश्यकता की कोई भी चीज, पानी, हवा, चीनी, सूजी, मैदा, इंक, पेपर नहीं मिल सकता है। सबको बनने के लिए, दाल, चावल, आटा, खिचड़ी के लिए भी, रोटी पकने के लिए भी रासायनिक बंधन की आवश्यकता होती है। ये था इंपॉर्टेंस ऑफ रासायनिक बंधन। अब जो बातें हमको पढ़नी थी वह था ठोस के कणों के बीच उपस्थित बंधनों की प्रकृति के आधार पर वह कितने प्रकार का होता है, और इस टॉपिक का जवाब है कि ठोस के अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयनों के बीच उपस्थित रासायनिक बंधनों की प्रकृति के आधार पर ठोस 4 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के ठोस का नाम है वैद्युत संयोजक या आयनिक ठोस। अब प्रश्न उठेगा, वैद्युत संयोजक ठोस किसको कहते हैं? जिस ठोस के अवयवी कणों के बीच वैद्युत संयोजक बंधन उपस्थित रहता है उसे वैद्युत संयोजक ठोस कहते हैं। जिस ठोस का निर्माण, जिस क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण वैद्युत संयोजक बंधन से होता है उसे वैद्युत संयोजक या आयनिक ठोस कहते हैं। अब हमें पढ़ना है कि
कि वैद्युत संयोजक ठोस का या वैद्युत संयोजक यौगिक का क्या गुण होता है। और 2020 के पहले 19 में और 18 में 2 नंबर के लिए केमिस्ट्री में यह प्रश्न आया हुआ है कि वैद्युत संयोजक यौगिकों के 2 गुणों को लिखें। वह जनरल एग्जाम में भी आया था, कैंसिल में भी आया था, कंपार्टमेंटल में भी आया था, तो ये पूछा जा सकता है। अब हमें पढ़ना है वैद्युत संयोजक ठोस के गुण क्या होते हैं। नंबर 1 में कहेंगे कि वैद्युत संयोजक ठोस प्रायः ठोस अवस्था में ही रहता है क्योंकि वैद्युत संयोजक बंधन सबसे मजबूत होता है। दूसरा गुण होगा इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है क्योंकि वैद्युत संयोजक बंधन सबसे मजबूत होता है। तीसरा होगा इसका घनत्व उच्च होता है। चौथा होगा यह रंगहीन होता है। पांचवा होगा यह पानी में घुलनशील होता है। छठा होगा यह ठोस अवस्था में बिजली का कुचालक क्योंकि आयन मजबूती के साथ बंधा रहता है, फ्री नहीं रहता है, लेकिन द्रवित और घोल की अवस्था में बिजली का सुचालक होता है। यह उड़नशील नहीं होता है और वैद्युत संयोजक ठोसों के बीच होने वाली प्रतिक्रिया की गति तीव्र होती है। ये था क्रिस्टलीय ठोस में वैद्युत संयोजक ठोसों के गुण। यानी यह प्रश्न अलग से रहेगा, वैद्युत संयोजक ठोस या वैद्युत संयोजक यौगिक के गुणों का वर्णन करें। इसमें पहला बोलेंगे कि प्राय वैद्युत संयोजक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा, इनका द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है क्योंकि वैद्युत संयोजक बंधन सबसे मजबूत बंधन होता है। तीसरा होगा इसका घनत्व उच्च होता है क्योंकि इसके कण एक दूसरे के काफी करीब लघु परास में जुटे होते हैं। और तीसरा होगा यह ठोस अवस्था में बिजली का कुचालक होता है क्योंकि आयन मुक्त नहीं रहता है, लेकिन द्रवित और घोल की अवस्था में बिजली का सुचालक होता है। यह रंगहीन होता है, कलरलेस रहता है जनरली। यह उड़नशील नहीं होता है, रख देंगे तो गायब नहीं होगा। और इसके बीच होने वाली प्रतिक्रिया की गति तीव्र होती है। ये था वैद्युत संयोजक ठोस के गुण क्या होते हैं। पढ़ने का तो मैं चारों प्रकार के ठोस को आज ही बता सकता हूँ, लेकिन आपको लगेगा कि ये काफ़ी अधिक हो गया। यानी चिप्स लोड नहीं ले रहा है, तो चिप्स ठीक से लोड लेता रहे, इसके लिए दूसरे प्रकार का जो ठोस है, चूँकि उसका प्रकृति अलग है, सिस्टम बनने का अलग है, उसे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपको इस कर्फ्यू में भी ये लाभ मिल रहा है। जो भी ऑनलाइन हैं, जो भी इस फेसबुक ऑनलाइन क्लास को देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आपके संपर्क में 12 के साइंस के जो बच्चे होंगे उन्हें मैसेज देने का कष्ट करेंगे। हिंदी के लिए सुबह 7 बजे और अंग्रेजी मीडियम के लिए शाम में 5 बजे। अविरल सतत क्लास चल रहा है केसीसी नवोछिया कौशल केमिस्ट्री क्लासेस के फेसबुक ऑनलाइन पर। तमाम दर्शकों से मेरी करवत्त प्रार्थना है, गुजारिश है कि आपके संपर्क में जो भी 12 के साइंस के छात्र होंगे उनको सूचित कर देंगे कि वे ऑनलाइन मेरे क्लास का घर बैठे लाभ उठा सकते हैं। इसी आशा विश्वास के साथ तमाम दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, तहे दिल से प्रणाम, दुआ, सलाम, नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।